15 से 20 मिनट में पहुंचो तुम, ठीक ना? जल्दी निकलो, जल्दी तुम निकलो। हेलो, 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 माइक दोन रे। हेलो, हेलो, हेलो। इसी बैच में ये किसका सेम कॉपी सेम बुक एक्सचेंज हो गया? देखो ना, आपसे एक्सचेंज हुआ, ऐसा कॉपी है किसी के पास? सेम कॉपी है। कौन चैप्टर है रे? अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम आज खत्म कर देना है, खत्म नहीं होगा, बाराती जाना है। हमको लगता है यहां से पढ़ाना था, थ्री फेज से। चलिए, थ्री फेज क्या होता है? सिंगल फेज मिला के थ्री फेज बनता है। एक एक फेज का 3 गो ले लोगे, एक एक फेज का 3 गो ले लोगे तो थ्री फेज बन जाएगा। थ्री फेज का सब चीज बहुत बढ़िया होता है, ठीक ना? थ्री फेज में अगर आप मोटर लगाइएगा तो एक समान गति से चलेगा। थ्री फेज का सब कुछ बढ़िया होता है सिंगल फेज की तुलना में। अभी जो चल रहा है हमारे यहाँ, ये थ्री फेज है। ज्यादा पावर सप्लाई पे अगर जाना है आपको तो थ्री फेज लेना होगा, ठीक है? जैसे नॉर्मली गांव घर में तो लोग सिंगल फेज ही ले लेता है, लेकिन शहर में देखिएगा 5-5 फ्लोर का मकान है, 5 गो एसी लगल है, तो क्या लगाना है? थ्री फेज लगाना है। क्या लगाना है? हमारे भारत में जो सप्लाई है वो है 220 से 240 वोल्ट का सिंगल फेज सप्लाई है, ठीक है? लेकिन अगर थ्री फेज है तो थ्री फेज 4 वायर सप्लाई है। चौथा वायर उसमें न्यूट्रल होता है। चौथा वायर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो कहते हैं चला जी, थ्री फेज की अपेक्षा सिंगल फेज जो है वो कम दक्षता, कम पावर फैक्टर वाला होगा, और सिंगल फेज थ्री फेज क्या होगा? ज्यादा वाला होगा। ये बात होगा। थ्री फेज में अगर मोटर लगाइएगा तो एक समान गति से चलेगा, जबकि सिंगल फेज में नहीं चलेगा। सब कुछ थ्री फेज का बढ़िया की खराब। थ्री फेज सिस्टम में RYB से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? रेड, येलो और ब्लू। सिंगल फेज सिस्टम के समूहन से थ्री फेज प्रणाली बनती है, लेकिन भारत में थ्री फेज प्रणाली पर उत्पादन भी है और ट्रांसमिशन भी है। घर में हमारी आती है सिंगल फेज, लेकिन भारत में जो जाता है, एक जनरेट होता है थ्री फेज, एक जगह से दूसरे जगह भी जाता है थ्री फेज। बोलो ना रे, जनरेट क्या होता है? थ्री फेज। एक जगह से दूसरे जगह भी क्या जाता है? थ्री फेज। क्या जाता है? तो कहता है भारत में थ्री फेज प्रणाली पर उत्पादन भी है और ट्रांसमिशन भी है। अब देखो, अगर गौर फरमाइएगा, दो फेज सप्लाई होगा तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और थ्री फेज होगा तो 120 डिग्री, तब ना 12 या 36 होगा। ये बहुत पूछता है। चला, थ्री फेज सप्लाई होगा तो तीनों फेज के बीच का एंगल 120, 120, 120, 120, तब ना 12 कितना? 36 से 360। बोलो न रे। कहते हैं दो फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होगा 90 डिग्री, जबकि थ्री फेज सप्लाई के वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। थ्री फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण सिंगल फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण की अपेक्षा आकार में कैसे होते हैं? आकार में छोटे, वजन में हल्के तथा अधिक दक्षता। देखो, ई चला सिंगल फेज है, आई क्या है? थ्री फेज। तो ई जितना इसका तिगुना होना चाहिए ये, लेकिन उतना बड़ा होता है क्या? आकार में भी छोटा ही होता है और वजन में भी हल्का होता है, लेकिन दक्षता क्या होती है? अधिक होती है। सिंगल फेज का आकार ज्यादा होता है, वजन भी ज्यादा होता है थ्री फेज की तुलना में, और दक्षता भी क्या होती है? कम होती है खाली। लेकिन महंगा कौन होगा? थ्री फेज। फेज बढ़ने से समान आकार के सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
अगर फेज बढ़ा देंगे, सिंगल फेज नहीं थ्री फेज यूज करेंगे, तो जो मोटर हम लोग यूज करेंगे उसकी रेटिंग बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। तो थ्री फेज की रेटिंग ज्यादा कि सिंगल फेज की? अब थ्री फेज सिस्टम में दो तरीके से जोड़ा जाता है, देखो, एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। थ्री फेज सप्लाई जो होता है वो दो तरीके से होता है। थ्री फेज सप्लाई दो तरीके से होता है, एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन होता है ऐसा, और डेल्टा कनेक्शन होता है ऐसा। यह डेल्टा कनेक्शन और ये क्या है? स्टार। ये तीनों हो गया फेज। यहां से जो निकलता है इसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल में धारा का प्रवाह नहीं होता है। किसका प्रवाह नहीं होता? ई चला, थ्री फेज सप्लाई हुआ ना, तो थ्री फेज को दो तरीके से अरेंज करते हैं, एगो स्टार एगो डेल्टा। तो स्टार होगा तो ऐसा होगा और डेल्टा होगा तो ऐसा होगा, सही है ना। डेल्टा का स्टार कनेक्शन का जो बीच वाला भाग होता है वहां से क्या निकलता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल में धारा का प्रवाह नहीं होता। ये हो गया स्टार कनेक्शन और ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। ये हो गया स्टार और ये हो गया डेल्टा। आप देखिए डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है और स्टार कनेक्शन में क्या होता है। एक होता है लाइन वोल्टेज, एक होता है फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज जो आएगा, देखिए यहां से जो आएगा वो हो गया लाइन वोल्टेज, और जो इसको मिलेगा ये हो गया फेज वोल्टेज। बोलो ना रे, जो यहां से आया वो क्या है? लाइन वोल्टेज। और जो इसको मिला, तो यहां से ये आया होगा ये लाइन वोल्टेज, और इसको मिला फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच संबंध है। लाइन वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में VL बराबर V फेज होता है, स्टार कनेक्शन में IL बराबर I फेज होता है। यहां देखो, स्टार यही संबंध चला पूछता है, और डेल्टा कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में जो है V फेज बराबर होता है VL, और I फेज बराबर होता है IL बटा √3। देखो तो यही है क्या? इसमें हो जाओगे, ये हो जाएगा I फेज बराबर IL, अब V फेज बराबर VL बटा √3। और I फेज बराबर IL उल्टा है। इसमें फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, इसमें फेज करंट लाइन करंट के बराबर होता है। यहां जो फेज करंट है वो लाइन करंट का √3वां भाग होता है, और यहां जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज का √3वां भाग होता है। उल्टा है, देखो तो। ये को पकड़ा गया तो तीनों पकड़ा जाएगा। जैसे ये अगर पकड़ा गया, मान लो ये हमको ये सब कुछ नहीं याद है, इक्के को याद है, हम यहां लिखेंगे V फेज बराबर VL, अगर ये हमको याद है, तो इसका मतलब यहां पर I फेज बराबर IL। यहां पर अगर हम लिखते हैं चला जी, तो I फेज बराबर हो जाएगा IL बटा √3, और यहां हो जाएगा V फेज बराबर VL बटा √3। नहीं हो जाएगा? लेकिन इसको चला पकड़ लेंगे कैसे? नहीं पकड़ाएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन जब पकड़ा गया, फॉर्मूला याद है, तो खाली √3 से भागा दोगे, आंसर आ जाएगा। लाइन वोल्टेज दे देगा, फेज वोल्टेज मांग लेगा, लाइन करंट दे देगा, फेज करंट मांग लेगा, तो कैसे बनाइएगा? बोलिए, बोलिए ना। हो जुगाड़ लगाना पड़ेगा।
कि याद रहे कम से कम ये को स्टार या डेल्टा में अगर आप देखिएगा चला जी, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और कौन करंट में आप भी फेज बराबर ये वी एल है ना, यहां है भी फेज बराबर वी एल बटा √3। स्टार वोल्टेज करंट, वोल्टेज और करंट। आप गौर से देखिए, ये छोटका स्पेलिंग है, वोल्टेज का भी छोटा स्पेलिंग होता है। तो छोटका स्पेलिंग में छोटका स्पेलिंग वाला बराबर होगा, अब बड़का स्पेलिंग में बड़का स्पेलिंग वाला बराबर होगा। नहीं समझा? हम लोग दालों में हो, भातों में हो। 3 3 6 1 7, 3 3 गड़बड़ा गया। रुकन दूसर जुगाड़ है। भो हाँ, एस के नजदीक में भी है, एस के नजदीक में क्या है, भी है, देखो है कि नहीं है। 80 के नजदीक में डी है। जुगाड़ लगा के कोनो न कोनो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ना तो हो जो तो गड़बड़। जैसे चला सी के बगल में कौन है, डी, तो यानी डेल्टा कनेक्शन में सी बराबर होगा, यानी करंट बराबर होगा टी यू भी एस, बोलो ना रे। एस के बगल में कौन है, भी, तो स्टार कनेक्शन में वोल्टेज बराबर होगा। इतना पकड़ने का जरूरत कहां है, जब ये हमको कह दिए कि भैया इसको मिटा दो, तुम इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, और जब ये कह दिया डेल्टा, डेल्टा में सी बराबर होगा, सी यानी करंट बराबर होगा, यानी आई फेज बराबर आई एल होगा। इसमें क्या होगा, भी फेज बराबर भी एल। यहां आइएगा तो आई फेज बराबर भी फेज बराबर हो जाता है वी एल बटा √3, और यहां से आई फेज बराबर हो जाता है आई एल बटा √3। हाँ जी, जोर से बोलो। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। हमारे कौन के जोर से बोल, देखो बैठ गया, जोर से बोलो ना सुनाई देगा। गलती लिख दिए हम, जगह में जे समान होता है वो लिखवे किए हैं, गलत लिखे हैं। अरे छोटा गलत लिखल है, हट बैठो। चोर चौहाड़ चोरी करता है, मेरे पास आ जाता है पढ़ने। कहां गलती लिखे हैं, हमारे कान के नीचे की। एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है क्या, डेल्टा। डेल्टा में डी है ना, ये उल्टा कैसे हो गया, ये सही लिखा हुआ तो सही है, मेरा जुगाड़े उल्टा है। भी आई फेज बराबर आई एल ना है, किसमें ना, उल्टा हम ही लिख दिए उल्टा। यही बात तुम बोल रहा था क्या रे, ठीक से ना बोलना चाहिए था। ये डेल्टा और ये स्टार उल्टा हो गया, दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। छोटका छोटका का देखो इसमें काम नहीं करेगा, फिर बड़का बड़का कुछ तो करना पड़ेगा। अरे हम जुगाड़ बनाए थे बहुत दिन पहले, तुम लोग नया जुगाड़ बनाओ ना, हम बहुत दिन पहले एगो जुगाड़ बनाए थे इसका। रुक चुप, ABCDEFGHI STAR 2 2 4 3 2 5। कोई एगो जुगाड़ सेट करना होगा।
22 4 26 रीजनिंग वाला दिमाग लगा रहा है। देख लो फॉर्मूला यही है। हमको देखते हैं कोई जुगाड़ बढ़िया से बना के तुमको बता देंगे। VL बराबर क्या हो जाएगा, V फेज, यहाँ होता है I फेज बराबर IL बटा √3। यहां आइएगा चला जी, तो IL बराबर I फेज हो जाएगा, V फेज बराबर VL बटा √3। IL क्या है, लाइन करंट, IPH बराबर क्या है, फेज करंट, अब VPH बराबर फेज वोल्टेज, अब VL बराबर क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज। कौन वोल्टेज, फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, आपको खाली निकाल देना। जब कोई लोड स्टार कनेक्शन में हो तो पावर का मान हो जाता है चला √3 VL IL cos थीटा, और जब कोई डेल्टा कनेक्शन में होगा तब भी होगा √3 VL IL cos थीटा। VL क्या है, लाइन करंट या लाइन वोल्टेज, बोलो न रे। 3 फेज परिपथ में शक्ति का मापन, शक्ति बोले तो अलग अलग चीजें, वाट मीटर का नाम सुने हो, ओम मीटर से हम लोग नापते हैं धारा, वाट मीटर से हम लोग नापते हैं शक्ति। ओम मीटर से क्या नापते हैं, धारा, वाट मीटर से क्या नापते हैं, शक्ति नापते हैं, और एम्पियर मीटर से क्या नापते हैं, एम्पियर वाले मीटर से क्या नापते हैं, धारा। अब मल्टीमीटर से सब नापते हैं, वोल्टेज भी नापते हैं, करंट भी नापते हैं, प्रतिरोध भी नापते हैं। कहता वाट मीटर से शक्ति मापन की विधि, यह विधि 3 फेज 4 वायर प्रणाली में संतुलित लोड की शक्ति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। 3 फेज कितना वायर, ये कौन कनेक्शन होगा, स्टार की डेल्टा, अरे स्टार में ना ऐसा होता है, 3 फेज कै गो वायर, एगो तीनों फेज, आई चौथा क्या न्यूट्रल। 3 फेज 4 वायर सिस्टम ज्ञात करने के लिए कुल शक्ति बराबर हो जाता है P बराबर 3 × WP, मतलब अलग अलग वाट मीटर से निकाली गई शक्ति को 3 से गुना कर देगा तो पूरी शक्ति निकल जाएगी। cos फाई का फॉर्मूला होता है P, ऐसे भी चला, P बराबर क्या लिखे थे फॉर्मूला, √3 VL IL cos फाई, तो यहां से cos फाई बराबर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, P अब बटा √3, अब VL IL नहीं आ जाएगा, सेम फॉर्मूला है। हाँ ये स्टार है ना, कनेक्शन है, 1 2 3 तार, एगो क्या है न्यूट्रल। 2 वाट मीटर से शक्ति मापन की विधि, इस प्रणाली में संतुलित तथा असंतुलित 2 प्रकार के लोड से शक्ति मापी जाती है। इसमें दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों से निकाल लीजिए, दोनों को मिला के क्या कर दिया, जोड़ दे। इसकी शुद्धता कितना सेकंड, 0.5 सेकंड होती है। 3 वाट मीटर से अगर लगाइएगा तो इस प्रणाली में तब तीनों को जोड़ देंगे, W1 W2 और W3। इस प्रणाली में संतुलित तथा असंतुलित दोनों प्रकार के लोड मापते हैं, और इसकी शुद्धता कितना सेकंड है, 0.2 सेकंड। तीनों के शक्ति को निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहेगा 3 फेज सिस्टम में जो क्रम होता है भारत में वो है RYB, रेड येलो ब्लू। रेड येलो ब्लू फेज को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, रेड येलो और क्या ब्लू, ये तीनों चला 3 फेज सिस्टम में किसको दर्शाता है, फेज को दर्शाता है। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम क्या होता है, RYB, RBY नहीं हो सकता, क्या होगा, पहले रेड होगा, देन येलो होगा, देन ब्लू होगा। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा निर्धारित किया था। ये चला नापने के लिए कि फेज सीक्वेंस सही है कि नहीं, RYB के क्रम में एक फेज नापने वाली मशीन आती है जिसको हम लोग फेज इंडिकेटर कहते हैं। तो इसका जो क्रम नापा जाता है वो किससे नापा जाता है, फेज इंडिकेटर से। किससे नापा जाता है, कहता बहुफेजिया मोटर जो सिंगल फेज की 3 फेज, तो चला सेल्फ स्टार्टिंग होता है, लेकिन कुछ कुछ को स्टार्ट भी करना होता है, तो आप मोटर में जाइएगा तो पढ़िएगा। बहुफेजिया मोटर स्वतः स्टार्ट होते हैं। सिंगल फेज अल्टरनेटर मतलब हो गया एसी जनरेटर, एगो एसी जनरेटर होता है, एगो डीसी जनरेटर होता है। तो सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर का तुल्यकालन मतलब समानांतर में लगाना होता है। आगे आप पढ़िएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर में तुल्यकालन होता है, जब 2 मोटर को आप समानांतर में लगाकर चला दीजिएगा दोनों को, तो उसको हम तुल्यकालन कहते हैं। 2 ट्रांसफार्मर को समानांतर में लगा दीजिएगा तो ट्रांसफार्मर का तुल्यकालन हो गया।
दो मोटर, दो जनरेटर को अगर आप समानांतर में लगा दीजिएगा तो दो जनरेटर का तुल्यकालन हो गया। तुल्यकालन का मतलब होता है किसमें लगाना? दो डिवाइस को समानांतर में लगाना। तो कहता है सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में थ्री फेज अल्टरनेटर का तुल्यकालन सरल होता है। लिख लो, तुल्यकालन का अर्थ होता है तुल्यकालन का अर्थ होता है दो मशीन को एक दूसरे के समानांतर लगाना। दो मशीन को एक दूसरे के क्या लगाना? समानांतर लगाना। अब बताओ, थ्री फेज मोटर का सब कुछ बढ़िया होगा खराब होगा? तो हम बोले तो थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक क्या होगा? कम होगा। सिंगल फेज का पावर फैक्टर कम होगा और थ्री फेज का ज्यादा होगा। थ्री फेज का क्रम क्या है? RYB। थ्री फेज के साथ सब कुछ करना क्या है? आसान, खाली इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है। सिंगल फेज संचरण प्रणाली की तुलना में थ्री फेज संचरण प्रणाली अधिक निर्भर योग्य है। ज्यादा हम किस पे डिपेंड रह सकते हैं? थ्री फेज पे। कहते हैं तथा थ्री फेज संचरण प्रणाली में तांबा क्षति भी कम होता है। कौन क्षति? अब तांबा क्षति क्या है? ट्रांसफार्मर में आप पढ़िएगा, दो प्रकार की क्षतियां होती है, एक होता है लोह क्षति, एक होता है कॉपर क्षति। तो कॉपर क्षति इसमें क्या होता है? कम होता है। आप कहिएगा ऐसा क्यों? तो सिंगल फेज में आप जितना कॉइल देते हैं ना, उसका तिगुना नहीं होता है थ्री फेज में, उससे कम होता है। तो कॉइल तो कॉपर का न बना होता है, तो कॉपरे कम हो गया तो तांबा क्षति कम नहीं हो गया? नहीं समझे? जैसे सिंगल फेज में जनरेटर या मोटर में या ट्रांसफार्मर में जितना कॉइल देते हैं, थ्री फेज में उसका तिगुना नहीं देते हैं, उससे कम देते हैं। कॉइल कम हो गया मतलब कॉपर न कम हो गया, और कॉपर कम हो गया मतलब चला क्षय भी कम हो गया। बोलो, तो आपको कहेगा थ्री फेज सप्लाई में कॉपर क्षति कम की ज्यादा। स्टार कनेक्शन में तीनों तारों के मिलान बिंदु, ये तीनों तार यही नहीं मिला, RYB यहां मिला, यहां से क्या निकला? न्यूट्रल में करंट होता है। कहता है स्टार कनेक्शन में तीनों तारों के मिलान बिंदु जो तार से जुड़ा होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं, जिसमें धारा का मान क्या होता है? शून्य। इसे थ्री फेज फोर वायर सिस्टम कहते हैं। कहता है दो प्रत्यावर्ती परिमाण सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। प्रत्यावर्ती मतलब हो गया एसी। एसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस विधि द्वारा जोड़ा जाता है? एक आदर्श धारा स्रोत। आदर्श वही होगा जिसका प्रतिरोध शून्य होगा, जिसका कोई विरोध नहीं होगा, वही आदमी आदर्श होगा। बोलो न रे। तो एक आदर्श धारा स्रोत, मान लो कोई बैटरी है जो आदर्श है, इसका मतलब उसके रास्ते में कोई विरोध, आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और आंतरिक चालकता शून्य होना चाहिए। आंतरिक चालकता शून्य। बैटरी की एक आदर्श धारा स्रोत है, स्रोत मतलब बैटरी की, तो बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, क्योंकि ऐसा कोई बैटरी संभव नहीं है। लेकिन अगर आपको कह दे कि आदर्श तार है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो हम कहेंगे शून्य। लेकिन आदर्श धारा स्रोत होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? अनंत। और उसकी चालकता क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि आदर्श धारा स्रोत संभव नहीं। लिख लो एक लाइन, आदर्श धारा स्रोत संभव नहीं है। आदर्श धारा स्रोत संभव है कि नहीं है? नहीं है। आदर्श धारा स्रोत चला जी वह स्रोत होता है जिसकी चालकता होवे नहीं करेगी, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। जैसे बैटरी आप ले लीजिए, बैटरी में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। आप बता दीजिए प्रतिरोध अगर अनंत हो जाए, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम और चालकता भी कम। अब प्रतिरोध अनंत हो जाए तो चालकता कितना? नहीं होगा प्रवाह, अर्थात कुचालक से भी ज्यादा कुचालक में भी थोड़ा बहुत धारा का प्रवाह हो जाता है, कुचालक से भी ज्यादा
कुचालकता मतलब सबसे अधिक कुचालकता जिसकी होगी वही आदर्श धारा स्रोत कहलाएगा। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 0। अगर ये आदर्श वोल्टेज स्रोत मान लो ये कोई बैटरी है, इसमें कोई विरोध नहीं होगा तब ना करंट पास कर पाएगा। कहता आंतरिक प्रतिरोध 0 और आंतरिक चालकता फिर क्या हो जाएगी? जब प्रतिरोध 0 हो जाएगा चालन तेजी से ना होगा तो चालकता कितना हो जाएगा? अनंत। डीसी सर्किट का सभी नियम एसी सर्किट पर लागू होता है, केवल किस पर? प्रतिरोध पर। क्योंकि चला हम आपको बताए हैं इंडक्टर और कैपेसिटर जो होता है ये केवल एसी पर, और रजिस्टर अगर होगा तो एसी पर भी और डीसी पर। तो एसी के सभी नियम डीसी पर लागू होंगे जब क्या रहेगा? केवल प्रतिरोध रहेगा। अगर इसके अलावे कैपेसिटर या इंडक्टर रहेगा तो केवल किस पर लागू होगा? एसी। लिख लो कहीं पर। प्रतिरोध अगर होगा तो एसी डीसी दोनों पर काम करेगा। हो गया? अब पता चला विद्युतीय विस्थापन डबल फेज के लिए कितना था? 90। बोलो रे। और 3 फेज के लिए? डबल फेज के लिए 90 वो फिक्स है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। लेकिन अगर 3 फेज के लिए विद्युतीय विस्थापन निकालोगे तो फेजों की संख्या 3 कर दोगे, 3 बर है 120 हो जाएगा। बोलो रे। डबल फेज के लिए विद्युतीय विस्थापन कितना? 90। और 3 फेज 4 फेज 5 फेज के लिए अगर करना होगा तो 360 बटा फेजों की संख्या, तो 3 से काटेंगे तो 120 हो जाएगा। 12 तिया 36। हाँ यहां हम कह रहे थे, चला जी इधर था, ई जो है एसी का सभी नियम डीसी पर लागू होगा, लेकिन कब? जब केवल प्रतिरोध हो। अगर इन कैपेसिटर या इंडक्टर होगा तो केवल क्या? एसी। देखो क्या कर रहा है, डीसी सर्किट के सभी नियम एसी सर्किट में के लिए लागू होते हैं जब एसी सर्किट में केवल क्या धारण किया हुआ? प्रतिरोध। क्या धारण किया हुआ हो? किसी भी 3 फेजी मोटर के 2 फेजों में परस्पर बदलने पर, चला 2 फेज को आपस में बदल दोगे ना, ये आर वाई बी है, आर बी वाई कर दोगे, उल्टा लगा दोगे तो उसकी घूर्णन गति बदल जाएगी कि वही रहेगी? बदल जाएगी। फेज का सीक्वेंस बदल दीजिएगा तो गति क्या हो जाएगी? बदल। किसी भी 3 फेजी मोटर के 2 फेजों को परस्पर बदलने पर उसके घूमने की दिशा बदल जाती है। यदि कोई 3 फेज प्रेरण मोटर आर वाई बी फेज अनुक्रम में जुड़ा है तब आर बी वाई कर दिया जाए तो मोटर के घूमने की दिशा क्या हो जाएगी? बदल। जैसे ही फेज उल्टा लगाइएगा मोटर की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाए। दौलित्र परिपथ ये बताए थे, चला दौलित्र परिपथ। अभी जो हम आपको अनुनाद के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताए थे याद है? 1/2 पाई अंडर रूट LC बताए थे। लेकिन दौलित्र परिपथ जो पेंडुलम होता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई, नीचे LC नहीं ऊपर LC। ठीक है? एसी के लिए संधारित्र द्वारा किए जाने वाले विरोध को कौन क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टर के द्वारा अगर होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा अगर कैपेसिटर के द्वारा विरोध होगा, और इंडक्टर के द्वारा विरोध होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और प्रतिरोध के द्वारा होगा तो प्रतिरोध, और सब मिला के होगा तो इंपिडेंस, प्रतिबाधा। बोलो रे। एक संधारित्र का पावर फैक्टर का मान 0। लीडिंग होगा कि लैगिंग? संधारित्र अगर लगल है तो लीडिंग की लैगिंग? अगर पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर होता है आर बटा जेड, तो अगर कहता है एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 ना हो जाएगा। लेकिन बताओ कैपेसिटर लगाने से लीड करेगा कि लैग करेगा? हम बोले थे कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर लीड करता है। क्या करता है?
इतने न है रे। अब देखो कैपेसिटर लगाएंगे, हाँ, और 5-6 पॉइंट हैं। अच्छा कोई बात नहीं। बता संधारित्र के लिए पावर फैक्टर लीडिंग की लैगिंग। अच्छा बता, तो एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होगा, लीडिंग की लैगिंग। अरे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो लीडिंग ना, और एक्सी अगर कम होगा, हाँ, दोनों बराबर होगा, ना लीड करेगा ना लैग करे। सही है, बोलो ने। कहता है चला कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं अगर कैपेसिटर के द्वारा विरोध होगा तो। इसका फॉर्मूला आपके सामने है। थ्री फेज में अगर आर वाई बी है, आर बी वाई कर देंगे, दिशा बदल जाएगी कि वही रहेगी। डीसी सर्किट के सभी नियम एसी पर लागू होते हैं कब? केवल प्रतिरोध होगा। अब विद्युतीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है 360 के विद्युतीय अंश बटा फेजों की संख्या। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 और आंतरिक चालकता अनंत, और एक आदर्श धारा स्रोत अगर होगा तो आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और आंतरिक चालकता 0। याद रखना होगा। दो प्रत्यावर्ती परिमाणों को किस विधि द्वारा जोड़ते हैं? सदिश विधि द्वारा। हमारे घर में जो अगर आता है 3 फेज 4 वायर सप्लाई, हुआ स्टार की डेल्टा, ऐसा रहता तब ना डेल्टा, ऐसा रहता था क्या डेल्टा। सिंगल फेज का पावर फैक्टर ज्यादा कि थ्री फेज का? हम लोग ज्यादा निर्भर किस पर रह सकते हैं? थ्री फेज। किस पर? थ्री फेज में कॉपर क्षति कम ना होगा, क्योंकि उसका वजन भी क्या होता है, कम होता है। आए बाबू, हाँ जी, वो कलर इसलिए दिए कि आप पहचान सके तीनों फेज को, ना तो पता चला कनेक्शन की जगह जो है ना कोनो सेम कलर रहेगा तो एकरा ओकरा में जोड़ जगह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसीलिए कलर दिया गया। बाकी कवरे पर कलर है, अंदर कॉपर उतने हैं, करंट का प्रवाह भी उतने हैं। हम लोग सिंगल यहाँ थ्री फेज, वो डिपेंड करता है यूज पे चला। अगर हमारा यूज ज्यादा है और हम स्टेबल करंट चाहते हैं तो थ्री फेज यूज करते हैं। घर तो नॉर्मल घर सब में सिंगल फेज, गांव में यहाँ सब थ्री फेज ले लें लगभग। कुछ लोग सिंगलो फेज पे काम चला रहे हैं। सिंगल फेज पे जगह लोड कम है, लॉ जो लगे ले सिंगल फेज है। छोटा मोटा कंपनी भी है, छोटा मोटा अगर कंपनी है जैसे जहां 10 गो एसी चल रहा है तो वो क्या लगे ले, थ्री फेज लगे ले। ठीक है क्या? सिंगल फेज का पैरेलल का मुश्किल है, पूरा घर में देखो करल है। चलो आगे बताएंगे हम आपको, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। थ्री फेज का जो मोटर है, अगर आप आटा चक्की के मिल में जाइएगा ना, थ्री फेज मोटर में पिसता है, और सिंगल फेज में पीसेगा ना तो कोनो मोटा कोनो पतला आएगा। पूरा आटा जो होगा 10 किलो ना, कहाँ की आ जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी कम होता है। कांस्टेंट स्पीड से थ्री फेज घूमता है, और सिंगल फेज कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूमता। इसलिए देखते हैं पानी वाला जो मोटर लगाते हैं सिंगल फेज, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन वो थ्री फेज में ऐसा नहीं होता। तो थ्री फेज तो आपको चैप्टर है वो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़िएगा उसमें। क्रम क्या होता है, चला आर वाई बी ना, इसको फेज अनुक्रम इंडिकेटर के द्वारा नापते हैं। ये तो फिर स्टार और डेल्टा कनेक्शन, वाट मीटर हो गया, कुछ खास नहीं है वाट मीटर। ये फॉर्मूला होता है पावर का, स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन में सेम होता है, √3 VL IL cos थीटा। ये तो चला तुमको याद रखना होगा। स्टार डेल्टा, फेज बढ़ने से समान आकार के सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग बढ़ेगी कि घटेगी? यानी थ्री फेज मोटर की रेटिंग ज्यादा है कि सिंगल फेज की? हाँ, थ्री फेज वजन में हल्का भी होगा, बोलो न रे, यानी कॉपर उसमें कम होगा कि ज्यादा? किसका? जैसे थ्री फेज में भी सिंगल फेज से ज्यादा क्वाइल होता है, लेकिन तिगुना नहीं होता है। जैसे एगो जेब में 10 टका है, एगो जेब में 15 टका है,
तो मेरा जो 15 वाला जेब में उसमें ज्यादा पैसा है लेकिन तिगुना नहीं है, इसीलिए कम है। बोलन रे, इसलिए क्या है कम है। तिगुना रहेगा तो ज्यादा है, तिगुना से ज्यादा रहता ज्यादा होता। ये ज्यादा है 15 लेकिन तिगुना नहीं है इसलिए कम है। बोलन रे, क्लियर है? तिगुना नहीं है इसलिए क्या है कम है। विद्युतीय विस्थापन क्या डबल फेज में कितना 90 डिग्री और 3 फेज में कितना 120 डिग्री। सिंगल फेज के समूहन को मिला देंगे तो क्या बनेगा 3 फेज सप्लाई बनेगा। सबका आगे पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन कहाँ यूज होता है, डेल्टा कहाँ यूज होता है, पूरा यूज है वहां। स्टार डेल्टा कनेक्शन का कंप्लीट यूज हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, शेड्यूल्ड है ट्रांसफार्मर चैप्टर में। ठीक है, आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।